Welcome to Dakshina E-Classroom. Today here we are to discuss that remaining exercise 2 of our sets relations module. So starting with first question, R is equal to 1342242331 and relation on A 1234, then R is, तो of course this is not reflexive क्योंकि 11223344 ये सब तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए, तो 13 का 31 दिखा, 42 का 24 दिखा, 23 का 32 नहीं दिखा, इसका मतलब कि रिलेशन को क्या बोलेंगे हम, नॉट सिमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 23 का 32 हमें नहीं दिख रहा था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव की बात करने जाएं तो ट्रांजिटिव के लिए तो लिखना पड़ेगा भाई। तो ट्रांजिटिव में देखो 13 के साथ किसको देख सकते हैं, 13 के साथ मैं 31 रख सकता हूं, इससे बनना क्या चाहिए था, तो 11 बनना चाहिए था, तो 11 भी नहीं है, 1331 है बट 11 नहीं है, इसका मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। फिर आगे बचता है अपना फंक्शन, तो खैर आंसर तो मार्क करने के लिए हो ही चुका है नॉट सिमेट्रिक, बट हम सारे ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। फंक्शन का मतलब क्या होता था, फंक्शन का मतलब था कि कोई भी पॉइंट छूटा नहीं होना चाहिए डोमेन में और हर एक पॉइंट का एग्जैक्टली एक ही इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे 1 2 3 4, ठीक है, ये सारी चीजें तो हमें दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखो 2 4 और 2 3 दोनों दिख गए, इसका मतलब कि एक पॉइंट 2 था जिसकी दो इमेजेस एग्जिस्ट कर रही थी, 4 एज वेल एज 3, दैट मींस कि दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सेट है 3 6 9 12 और रिलेशन के बारे में कहा जा रहा है, तो रिफ्लेक्सिव दिख रहा है 3 3 6 6 9 9 12 12, ये सभी एलिमेंट्स हैं, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक वगैरह के लिए। सिमेट्रिक में देखिए 6 12 का 12 6 है क्या, नहीं है, है ना, 6 12 का 12 6 हमारे पास नहीं अवेलेबल है, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रांजिटिव पे बात करते हैं। अपना रिफ्लेक्सिव हो चुका है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो चुका है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव पे बात करता हूं। ट्रांजिटिव में देखिए अपन किस तरीके का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ए बी बी सी का ए सी हमें चाहिए, तो अपन ले लेते हैं यहां से, मान लो कौन सा कॉम्बिनेशन लिया जा सकता है, एक मान लेते हैं हम कि 3 हमारे पास बार बार दिख रहा है, 3 3 और उसके साथ 3 9 या 3 12 लोगे तो उससे तो अपना कोई दिक्कत है नहीं। 6 6 6 12 लेते हो तो क्या चाहिए था, 6 12 भी चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है अगेन। और अपने पास अगर देखें हम 9 9 के साथ कुछ ले सकते हैं क्या, कुछ नहीं ले सकते। 12 12 के साथ कुछ ले सकते हैं क्या, कुछ भी नहीं ले सकते। 6 12 के साथ, मतलब अगर हम देखें तो हर जो ए बी बी सी के पेयर्स पॉसिबल हो रहे हैं, कौन कौन से पॉसिबल हो रहे हैं, जैसे कि मान लो 3 3 के साथ हम लेते हैं 3 9 या फिर 3 12 3 6, तो इन सब से क्या बनने वाला है, 3 9 बनेगा, ठीक है, 3 12 बनेगा, 3 6 बनेगा, तो ऑफ कोर्स ये तो सब अवेलेबल है ही, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसमें तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। फिर 6 6 के साथ देखें तो 6 6 के साथ क्या ले सकते हो, 6 12 ले सकते हो, ठीक है। 9 9 के साथ क्या ले सकते हो, 9 9 के साथ कुछ भी नहीं है लेने के लिए अपने पास, है ना। और फिर 12 12 के साथ, इसके साथ भी हमारे पास कुछ नहीं है। अब हम दूसरा स्टार्ट करते हैं, मान लो 6 12 लिया हमने, इधर से लिया 6 12, तो 6 12 के साथ में क्या ले सकता हूं, 6 12 के साथ मेरे पास है 12 12, किसी काम का नहीं, मतलब वहां से भी 12 12 से भी तो क्या बनेगा, 6 12 ही बनेगा, तो अभी भी ट्रांजिटिव है ही फिलहाल। फिर आगे बढ़ते हैं 3 9 के साथ। 3 9 के साथ अपन क्या ले सकते हैं, 3 9 के साथ अपन ले सकते थे 9 9, है ना, 3 9 के साथ 9 9 ले लिया, तो इससे भी क्या बनना चाहिए था 3 9, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद देखिए 3 9 के साथ ले रहे थे अपन, फिर 3 12 लेते हैं, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, 3 12 के साथ क्या ले पाओगे, 12 12 ले पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी क्या बात कर रहा हूं मैं, 3 12 के साथ 12 12, तो रिजल्ट क्या बनना चाहिए था 3 12, जो कि अवेलेबल है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं 3 6 के साथ। 3 6 के साथ अपन क्या ले सकते हैं, 6 6 ले सकते हैं और 6 12 ले सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ी अच्छी सी टर्म थी, 3 6 के साथ 6 12 ले सकते हो, या फिर एक और हमें दिखा था 6 6, तो 6 6 से तो कोई खास दिक्कत है नहीं, तो 3 6 ही देगा। और यहां से अगर हम देखें तो यहां से 3 12 जो कि अपने पास एनीवे अवेलेबल है, इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और साथ में ट्रांजिटिव भी है, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से वेन डायग्राम्स वगैरह से रिलेटेड ही। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 31 कैंडिडेट्स हैं अपियरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन, ठीक है, तो एक बार तो मैं वेन डायग्राम बना लेता हूं। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
है ना। और हमसे कहा जा रहा है कि टोटल 31 थे, 15 पास्ड इन मैथमेटिक्स, 15 पास्ड इन फिजिक्स एंड 20 इन केमिस्ट्री। तो 15, 15, 20 ये बात ठीक थी। फिर कहा गया कि 2 कैंडिडेट्स पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तो यहां पे अपन 2 डाल देते हैं। फिर देखिए 3 कैंडिडेट्स पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स, 4 कैंडिडेट्स पास्ड ओनली इन फिजिक्स एंड 7 पास्ड ओनली इन केमिस्ट्री। तो 3 इन मैथमेटिक्स, 4 पास्ड ओनली इन फिजिक्स एंड 7 पास्ड ओनली इन केमिस्ट्री, ये चीज कही जा रही है। 7 पास्ड ओनली इन केमिस्ट्री, ठीक है। अब कहा जा रहा है हाउ मेनी कैंडिडेट्स पास्ड ओनली इन 2 सब्जेक्ट्स, मतलब हमें क्या चाहिए, ये वाला और ये वाले रीजंस का सम चाहिए। तो देखो ब्रैकेट्स भरने का ट्राई कर सकते हैं क्या। तो अपने पास 3, 2, 5 था, तो इन दोनों का सम कितना रहा होगा, इसका और इसका, टोटल 10 है ना। अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये मान लो A था, ये B था, ये C था, हमें यही चाहिए कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है हाउ मेनी पास्ड ओनली इन 2 सब्जेक्ट्स। तो हमें A प्लस B प्लस C चाहिए, ठीक है। A प्लस 2, B प्लस 2, C प्लस 2 नहीं चाहिए, A प्लस B प्लस C चाहिए, ये हमारा टारगेट है। तो अगर आप देखिए A और B का सम कितना होगा, 3 to 5 यहां कवर हो गए, तो A प्लस B कितना रहा होगा, A प्लस B इज इक्वल टू 10। सिमिलरली यहां देखो B, C 2 और 7, 2, 7, 9 यहां कवर हो गए, तो B और C का सम कितना रहा होगा, 11। फिर इसी तरीके से देखें इस वाले में 15 थे टोटल, 4 और 2, 6 यहां कवर हो गए, तो A और C का सम कितना रहा होगा, 9। तो 10 और 20, 30, दैट मींस कि यहां से A प्लस B प्लस C अगर ऐड कर लें तो कितना हो जा रहा है, 15 के बराबर। तो अपन यहां पे देखें ओनली इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए अपना ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, लेट W डिनोट द वर्ड्स इन इंग्लिश डिक्शनरी, और फिर कहा जा रहा है एटलीस्ट 1 लेटर कॉमन है। तो 2 वर्ड्स को हम रिलेटेड कब बोलेंगे, जबकि उनमें कम से कम कोई एक लेटर कॉमन हो, एटलीस्ट 1 लेटर इज कॉमन। तो अपन अगर देखें रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव का स्टेटमेंट क्या होगा, x, x। तो ऑफ कोर्स भाई दोनों अगर वर्ड सेम ही लिखे हुए हैं तो उनका हर एक लेटर कॉमन है, हर एक अल्फाबेट कॉमन है ना बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होगा ही होगा। फिर सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में क्या कहा जाएगा कि भाई अगर x y में कुछ कॉमन है तो ऑब्वियसली y x में भी कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, इसका मतलब कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। अब मैं बात करता हूं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के केस में देखो कुछ लोचा हो सकता है। ट्रांजिटिव में ऐसा हो सकता है ना, ट्रांजिटिव के लिए देखो, जैसे मान लो मैंने कहा कि 2 वर्ड्स ऐसे लिए जिनमें सपोज ओ कॉमन है ना। जैसे मान लेता हूं मैं स्कूल ले लिया और ओवन ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों में हम, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, क्यों, क्योंकि इनमें इन दोनों में ओ हमारे पास कॉमन आ रहा था, ठीक है। अगली बार मैंने कहा भाई ये ए बी हो गए मेरे, ट्रांजिटिव के ए बी, फिर बी सी चाहिए था तो ओवन ले लिया मान लो, और इस बार मैंने ले लिया वी ए एन। ये भी दोनों आपस में रिलेटेड होंगे क्योंकि इनमें भी हमारे पास कुछ चीजें कॉमन है। कौन कौन, V और N दोनों कॉमन है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं ए बी बी सी ये दोनों एलिमेंट्स थे, अब ए सी खोजने जाऊंगा तो ए सी में क्या मिलेगा मुझे, स्कूल, और इधर मिलेगा वैन, है ना। अब इनमें देखिए, इनमें क्या कोई चीज कॉमन दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। इसका मतलब कि रिलेशन हमारे पास इस बार कहें तो हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमारे पास ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है, an का मतलब क्या है, ax। अगर मैं इसको समझना चाहूं, इससे रिलेटेड थोड़ा सा एग्जांपल भी हमने इस तरीके का समझने का ट्राई किया था पहले भी क्लासेस में। क्या था, जैसे 3n का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 3n का मतलब हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, 3n का मतलब होगा 3x, है ना, सच दैट कि x बिलोंग्स टू n, ऐसा ही होगा ना, एक ही जगह पे हमने 3 रख दिया, ठीक है, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऐसा था। तो इसका मतलब ये सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, सेट को हम लिखने का तरीका अलग है, यहाँ 3n से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, लेकिन अगर मैं इस सेट के एलिमेंट्स की बात करूं तो इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सारे 3 के मल्टीपल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 के मल्टीपल्स का कलेक्शन हो गया 3n हमारा। फिर इसी तरीके से देखिए आप bn इंटरसेक्शन cn, इसकी बात की गई है। तो मैं रिलेटिवली प्राइम एक टर्म ये यूज किया गया है, ये चीज अभी आपको ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी, हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बार को एक्सप्लेन कर देता हूं, नेक्स्ट टॉपिक में अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है कि 2 ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनका
अगर मैं HCF निकालने जाऊं, ठीक है, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने जाऊं, तो HCF हमारे पास कितना आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। जैसे मान लो 3 और 4, तो 3 और 4 दो ऐसे टर्म्स है जिनका HCF क्या आता है, 1 आता है, इसलिए उनको क्या बोल सकते हैं हम, रिलेटिवली को-प्राइम बोल सकते हैं या रिलेटिवली प्राइम बोल सकते हैं। ठीक है बात। इसी बात को अगर हम समझते हैं, यहां पे B और जैसे B और C की बात की गई है, तो B और C को मैं 3 और 4 ही ले लेता हूं। क्या आएगा रिजल्ट, आएगा मेरे पास 3n इंटरसेक्शन 4n, ऐसा ही होगा। इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या है, 3 के सारे एलिमेंट्स, 3 के सारे मल्टीपल्स का कलेक्शन। इसमें क्या है, 4 के सारे मल्टीपल्स का कलेक्शन। तो अगर ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ये 4 के मल्टीपल्स हैं, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, 12 वाले मल्टीपल होंगे, है ना, 12 वाले मल्टीपल्स होंगे भाई। 3 के मल्टीपल्स में भी 12 आएगा, 4 के मल्टीपल में भी वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि 12 के मल्टीपल हो। तो कॉमन एलिमेंट हमारे पास कौन से आएंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो कि 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो, और इसलिए इसको बोला जा सकता है इट इज इक्वल टू 12n। बात समझ में आ रही है। अगर ये चीज आ रही है तो आप बताइए कि अगर मैं मान लो 2n और 3n लेता हूं, ये भी तो दोनों ऐसे टर्म्स हैं 2 और 3 जिनका HCF कैसा आएगा, 1 आएगा, तो ये भी रिलेटिवली प्राइम है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स होंगे, 6 के मल्टीपल्स, ऐसे टर्म जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, तो दैट मींस कि इट विल बी इक्वल टू 6n। ठीक है, इससे आप समझ सकते हो कि ये जो मेरा D आ रहा है हर बार, वो D किसके बराबर आ रहा है, B इंटू C के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, B इंटू C। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, यहां पे कहा गया y इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x लाइज इन बिटवीन 0 to 2 एंड t के लिए देखें तो कहा जा रहा है x माइनस y इज एन इंटीजर। ठीक है, इस बात को अगर अपन समझने का ट्राई करें, जैसे पहले मैं t की ही बात कर लेता हूं, तो t की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो x माइनस y अगर इंटीजर है तो ऑफकोर्स मैं t रिलेशन की पहले बात कर रहा। रिफ्लेक्सिव चेक करने जाऊंगा तो मैं क्या देखूंगा, x कॉमा x, x कॉमा x का मतलब क्या होगा, x माइनस x इज इंटीजर। तो बात बिल्कुल ठीक है, 0 इंटीजर होता ही है, तो रिफ्लेक्सिव है। फिर इसके बाद सिमेट्रिक की बात करूं, सिमेट्रिक क्या कहेगा, x कॉमा y, इसका मतलब था x माइनस y इज इंटीजर, दैट मींस कि y माइनस x इज आल्सो इंटीजर। ठीक है, और इस बात का भी मतलब क्या हो गया कि y कॉमा x भी एक एलिमेंट है। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, तो ट्रांजिटिव भी आप आसानी से समझ सकते हो, मैक्सिमम लोगों से हो ही गया होगा। x कॉमा y, अगर ये x माइनस y इंटीजर था, ठीक है, ये z1 इंटीजर था, सिमिलरली y कॉमा z भी एक एलिमेंट था, दैट मींस कि y माइनस z भी एक इंटीजर था, तो दोनों को जब सम किया तो x माइनस z भी, दो इंटीजर्स का सम मतलब एक इंटीजर ही होगा, तो x और z भी उसका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, दैट मींस कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए t के बारे में तो हमने कह दिया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, बट s के बारे में बात करते हैं। s का मीनिंग क्या होगा, s में हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से 2 तक वेरी कर रहा है। अच्छा, और हम रिलेशन तो कहीं भी ले सकते हैं, r क्रॉस r दिया गया, मतलब कोई भी रियल नंबर x लिया जा सकता है, कोई भी रियल नंबर y हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप देखिए, अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करने जाऊंगा तो वहां पे x कॉमा x अपीयर होगा, उसका मतलब क्या होगा कि x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस है, इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर मैं सिमेट्रिक की बात करूंगा, यहां पे कहा जाएगा x कॉमा y का मतलब था कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y कॉमा x की डिमांड क्या होगी, इसकी डिमांड होगी x इज इक्वल टू y प्लस 1, तो इसके बेसिस पे ये पक्का गलत है, इसका मतलब रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की डिमांड्स क्या है, x कॉमा y का मतलब है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y कॉमा z का मतलब है z इज इक्वल टू y प्लस 1। ठीक है, यहां से मेरे पास आया क्या, यहां से मेरे पास आ गया कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, कह सकता हूं मैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ गया ना, ठीक है, y की जगह x प्लस 1 रख दो, z इज इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस 2 आ गया। अब z इज इक्वल टू x प्लस 2 आ गया, दैट मींस, जबकि हमें चाहिए क्या था, x कॉमा z चाहिए था, ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए था कि x कॉमा z एलिमेंट हो, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है z इज इक्वल टू x प्लस 1, यहां से आ रहा है x प्लस 2, इसका मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है, सो इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7 में हमारे पास एबीसी 3 सेट्स दिए गए हैं, a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c ये बराबर हैं,
और A यूनियन B, A यूनियन C ये भी बराबर है। ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि हम B और C को ही बराबर कर लें, बहुत सिंपल सी बात है कि B और C ही आपस में बराबर हो जाएं, तो A इंटरसेक्शन B कहो या C कहो बात बराबर ही होगी, और सिमिलरली A यूनियन B कहो या A यूनियन C कहो, ये दोनों भी चीजें ऑफ कोर्स बराबर ही होंगी। यहाँ पे लिखने जैसी कोई चीज नहीं है, डायरेक्टली हम क्वेश्चन को मतलब एक तरीके से कहें आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में क्या है, A1 A2 A3 ये सबसेट्स हैं सेट X के, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें कहा जा रहा है, पहले ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इज स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ X कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ A1 A2 एंड A3। तो अगर हम यहां पे देखें A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ठीक है, इसमें हमारे पास A1 A2 A3 के हर एक एलिमेंट इसमें ऑफ कोर्स यहां पे अवेलेबल होगा। ठीक है, बी द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ, हाँ ये तो बात बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद क्या कहा जा रहा है, सेकंड स्टेटमेंट, जैसे मतलब पहला स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि ऐसा हम एक सेट बनाना चाहते हैं जिसमें A1 के भी सारे एलिमेंट हो, A2 के भी सारे एलिमेंट हो, A3 के भी सारे एलिमेंट हो। तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ऑफ कोर्स इसमें वो सारे एलिमेंट्स होंगे ही ना जो कि हमारे पास किसी एक में अवेलेबल थे। ठीक है, तो ये हमारे पास वो सबसे छोटा सेट होगा ही जिसमें कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं है और कोई एलिमेंट ऐसा मिस भी नहीं हुआ जो कि A1 या A2 या A3 में अपीयर होता था। तो इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाता है। फिर देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट सबसेट है ये X का कंटेनिंग आइदर A1 और A2 यूनियन A3 बट नॉट बोथ। ये बात का कोई मतलब ही नहीं हुआ भाई, ऐसा कहा जा रहा है कि X कंटेनिंग आइदर A1, या तो उसमें A1 यूनियन A2 यूनियन A3 में A1 के भी सारे एलिमेंट होंगे, A2 के भी सारे होंगे और A3 के भी सारे होंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा कि A1 का सारा एलिमेंट रहेगा या सिर्फ A2 यूनियन A3 का एलिमेंट रहेगा, दोनों के एलिमेंट नहीं रह सकते। ऐसा थोड़ी ना है भाई, B यूनियन C यूनियन D करते हो तो सब एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, B के भी, C के भी, D के भी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि B का एलिमेंट आ जाएगा तो C यूनियन D का नहीं आएगा, C यूनियन D का आ जाएगा तो B का नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, यहां पे कहा जा रहा है X कंटेनिंग A1 यूनियन A2 एंड A3 इक्वल्स द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ X कंटेनिंग बोथ A1 एंड A2 यूनियन A3 ओनली इफ A2 इज इक्वल टू A3। ये भी बात रॉन्ग है। इसमें समझो क्या कहा जा रहा है भाई, इसने कह दिया कि स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ X कौन सा होगा, सबसे पहले सोचने का कोशिश करो फर्स्ट पार्ट को, A1 यूनियन A2 एंड A3, ठीक है, इनके सारे एलिमेंट्स को क्लब करके हमारे पास स्मॉलेस्ट सबसेट कौन सा बनेगा, ऑफ कोर्स A1 यूनियन A2 यूनियन A3 ही बनेगा। और फिर अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, इसमें कह रहा है उस वहां से भी स्मॉलेस्ट सबसेट क्या आएगा, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 ही आएगा। तो ये दोनों तो हमेशा ही बराबर होंगे ना, उसके लिए हमें ये कंडीशन की जरूरत थोड़ी ना है कि A2 इज इक्वल टू A3 होना चाहिए। ये दोनों तो हमेशा ही A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ये तो हमेशा ही दोनों ही साइड से यही आने वाला है। उसके लिए हमें A2 A3 की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि वो आपस में इक्वल सेट्स हैं या नहीं है। तो बी और सी ऑप्शन अपने रॉन्ग है, ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। 8th का फर्स्ट ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 9 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, U एक सेट है जिसमें 2009 एलिमेंट्स हैं और इसमें कहा जा रहा है कि इफ A एंड B आर सबसेट्स ऑफ U, ठीक है, विद A यूनियन B इज इक्वल टू 280, देन A डैश मतलब A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उसको हमें लिखने का ट्राई करना है विद हेल्प ऑफ सम इंटीजर्स x1 x2 एंड y1 y2। ट्राई करते हैं, देखो क्या आएगा। सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा ना हमें A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 1 में इसको निकाल भी रखा है, बट फिर से एक बार देख लो। A B ये 1 2 3 4 है ना, A कॉम्प्लीमेंट का मतलब 2 4 और B कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 4। तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट में क्या था 2 4 था और B कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास 1 4 था। दोनों के इंटरसेक्शन से क्या आया 4 आया। ऐसे एलिमेंट्स जो कि यहां बाहर बाहर एग्जिस्ट करते हैं। तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट या फिर फोर्थ रीजन में क्या है, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट में जितने 1 2 3 को, तो मेरे पास 2009 था, माइनस मुझे करना पड़ा कितना, माइनस मुझे करना पड़ रहा है 280, तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा 1729। इसको कैसे लिखा जा सकता है, अब ये तुम्हारे पास तरीका नहीं है, तुम्हें डायरेक्टली देख के बताना है। 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब। तो x1 x2 y1 y2 ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन इस नंबर का पॉसिबल होगा।
तो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट में। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखिए इसके क्या कहा जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट, ए सबसेट है जिसमें 1681 एलिमेंट्स हैं। आउट ऑफ दी 1681 एग्जैक्टली 1075 बिलोंग टू सबसेट बी ऑफ यू, ए माइनस बी। तो भाई ए माइनस बी में क्या आता है, ए के ऐसे एलिमेंट्स जो कि बी में ना हो। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ए माइनस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो इसमें मैं क्या चाहूंगा, 1 को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा ना मैं, 1 वाले रीजन को। तो 1 वाला रीजन कैसे आ सकता है, एलिमेंट्स ऑफ ए में से ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स घटा दो, ये 1 + 3 - 3 1 आ जाएगा। तो यहां पे देखो क्या है, यहां पे कहा गया एन ए जो कि 1681 था, उसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1075, तो बचे कितने, 606। अब मुझे फिर से सोचना है कि क्या ऐसा कोई नंबर हो सकता है कि इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए, तो अब तुम्हें सोचना पड़ेगा। 606 किसके स्क्वायर्स के आसपास आ सकता है, 24 है ना। तो 24 का और 25 के स्क्वायर्स के बीच है, तो m की जगह हम 24 रख के ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा आगे। तो 24 स्क्वायर कितना आया, 576 आया। बाकी कितने बचे, 30। 30 को लिखने का क्या तरीका हो सकता है, 2 × 3 × 5। अब देखो इससे अपना काम बन रहा है क्या, तो P1, P2 और P3 ये तीनों ही क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, है ना। और 24 स्क्वायर, m पे कोई कंडीशन है क्या, m पे सिर्फ इतनी कंडीशन थी कि m कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और इसलिए ये वाला भी ऑप्शन अपना कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 और 2 दोनों ही हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में क्या कहा गया है, अब ये m + q = n + p, ठीक है। इस तरीके का तो हमने ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन कर रखा है, बट एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। mn pq है ना, मैं ऐसे लिख लेता हूं इसको, mn में रिलेटेड टू pq कब बोलूंगा, जबकि मेरा m + q है ना, बल्कि हाँ चलो m + q n + p के बराबर हो, ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है। m + q और n + p आपस में कैसे होने चाहिए, ऐसे में बराबर होने चाहिए। फिर कहा जा रहा है कि इफ mn pq बिलोंग्स टू s, पहला स्टेटमेंट, इफ mn pq बिलोंग्स टू s देन p and pq rs बिलोंग्स टू s, देन rs mn, ठीक है। तो rs mn शुड बिलोंग टू s। अच्छा ठीक है, पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। पहले स्टेटमेंट में सबसे पहले कहा गया कि mn pq बिलोंग्स टू s। तो mn pq बिलोंग्स टू s का मतलब क्या होता है, m + q = n + p, ठीक है। अच्छा, दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, PQRS, मतलब एक तरीके से ट्रांजिटिव वाली बात करने के ट्राई कर रहा है ये। P + S = R + Q, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। और मुझसे कहा जा रहा है अगली बार कि RS MN एलिमेंट होना चाहिए, नहीं ट्रांजिटिव एग्जैक्टली नहीं कह सकते है ना, RS MN, हाँ यहां से कह सकते हैं RS PQ PQ MN, तो RS MN एग्जिस्ट करना चाहिए। खैर ट्रांजिटिव वगैरह कोई जिक्र नहीं किया है, उसने कहा है कि क्या इनकी हेल्प से मैं RS MN को प्रूव कर सकता हूं क्या कि इसका एलिमेंट होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो यहां से अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, यहां पे अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास P और Q दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास m + n = n + r। RS MN की रिक्वायरमेंट क्या थी, RS रिलेटेड टू MN हम कब बोलते हैं, तो उसके लिए हम बोलते R + n = m + s। तो 1 2 ने इस स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया फर्स्ट और सेकंड से। इसका मतलब कि ये मतलब एग्जिस्ट करता है, ये वाला एलिमेंट भी इसको सेटिस्फाई करता है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या कहा जा रहा है, सेकंड में कहा जा रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट mn pq बिलोंग्स टू s सच दैट pq mn डज नॉट बिलोंग टू s। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, ये तो रिलेशन सिमेट्रिक होता ही था। तो भाई mn pq अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब होता है m + q = n + p, ठीक है। तो ऑफ कोर्स pq mn तो एग्जिस्ट करेगा ही ना। pq mn का मतलब क्या होगा, यहाँ पे pq mn का मतलब होगा p + n = m + q। तो बात तो बराबर ही है, रिलेशन सिमेट्रिक ही है। इसका मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाएगा, यहाँ पे कहें तो रॉन्ग हो जाएगा। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हो सकता कि ये बन रहा हो उसके लिए और ये ना बन रहा हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, और वहीं पे देखें फर्स्ट स्टेटमेंट अपना बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिए तो यहाँ पे हमारे पास जो R का स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैक्सिमम लोगों को उसमें डाउट रहा होगा इस चीज में। आप देखो कि सेम क्वेश्चन था जब मैंने एक्सरसाइज 137 में इस
सेम इसी तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो आपको बोला था मैंने कि वो एक्सरसाइज 137 वाले में रिलेशन डिफाइंड था ऑन एन। इसकी जगह आपको कहा गया था कि एक बार को आप सोचिएगा कि अगर ये होल नंबर होता तो फिर क्या दिक्कत हो सकती थी, क्या चेंज आ सकता था। तो उसी चीज का यहां पे एक कंटिन्यूएशन है। अगर हम गए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, देखो यहां पे होल नंबर में मैंने क्या कहा था, जीरो, एक अलग से एक्स्ट्रा टर्म जुड़ेगा, और इस क्वेश्चन में जो भी दिक्कत है वो हमारी जीरो की वजह से हुई है। जिन लोगों ने भी इसको सोचा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, उन्होंने जीरो वाले टर्म पे ध्यान नहीं दिया है। जीरो की वजह से प्रॉब्लम क्या होने वाली है, जैसे देखो 5,0 अगर मेरे पास एक एलिमेंट है, ये हो सकता है क्या, भाई x, y का मतलब क्या था कि x इज इक्वल टू WY। तो अगर मैं यहां पे कहूं कि 5 इज इक्वल टू, ठीक है, 5 इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग, ठीक है, 0 इंटू W, ऐसा हो सकता है? नहीं पॉसिबल है ना, ऐसा कोई W तो मिलेगा ही नहीं। अगर हम 0,5 की बात करते तो 0,5 के लिए तो हो जाता कि भाई 0 इज इक्वल टू 5 इंटू डब्ल्यू, तो ऑफकोर्स एक W ऐसा रैशनल एग्जिस्ट करता है और वो W की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इस केस में हमारे पास कोई रैशनल W ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा कोई रैशनल W एग्जिस्ट करेगा तो हम बोल देंगे कि ये दोनों टर्म्स आपस में रिलेशन में हैं और वो ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इस बार दिक्कत है, मतलब 0,5 तो एक एलिमेंट है लेकिन 5,0 एलिमेंट नहीं है, और इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। मेनली प्रॉब्लम यहीं पे लोगों को आई होगी कि रिलेशन उनको सिमेट्रिक लग रहा होगा। उन्होंने सोचा होगा कि भाई जब 0 की टेंशन ना लें तो 5,1 के लिए अगर W की वैल्यू सपोज एक बार 5 आएगी, जैसे 1,5 लिया मैंने, तो यहां पे देखो 1 इज इक्वल टू 5 इंटू डब्ल्यू। अगली बार ऑफकोर्स 5,1 के लिए भी ऐसा कोई रैशनल नंबर W एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जो जरूरी नहीं है कि वो W बराबर ही हो, उसने कहा है कि W कुछ रैशनल होना चाहिए। यहां पे अलग W है, यहां पे अलग W है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात ठीक है इतनी। अब आगे देखिए आप कि इस क्वेश्चन में कहां से प्रॉब्लम आ रही थी, हमारी सिमेट्रिक की वजह से। और सिमेट्रिक में भी किसकी वजह से दिक्कत आई, इस जीरो वाली टर्म की वजह से, और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम यहां पे नहीं थी, ठीक है। तो अगर आपने जीरो के बारे में सोचा होगा तो आप सही रिजल्ट तक पहुंचे होगे। जीरो के बारे में आपने नहीं सोचा तो आपसे वहां मिस्टेक हुई है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, जो एस वाला स्टेटमेंट है, यहां पे क्या कहा गया है, mn रिलेटेड टू pq, ठीक है, m/n रिलेटेड टू p/q। इसका मतलब होता है qm इज इक्वल टू pn। भाई इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि m/n इज इक्वल टू p/q, ऐसा लिख सकता हूं ना, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये दोनों आपस में रिलेशन में थे, कब रिलेशन में थे, जबकि ये दोनों आपस में बराबर रहे हों। तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करने जाऊं तो ऑफ कोर्स रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा ही, क्योंकि वहां पे क्या चेक करने जाऊंगा मैं, mn रिलेटेड टू mn, और ऑफ कोर्स ये दोनों चीजें तो आपस में बराबर होती ही हैं। रिलेशन कैसा रहेगा, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक बिल्कुल है, क्योंकि mn और m/n और p/q अगर बराबर हैं तो उनका उल्टा p/q और m/n भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। यहां पे देखिए m/n रिलेटेड टू p/q, दैट मींस कि m/n इज इक्वल टू p/q। और सिमिलरली अगर मैं कहूं इसी तरीके से p/q रिलेटेड टू कुछ, मान लो मैंने ले लिया r/s, इट मींस p/q इज इक्वल टू r/s। तो इन दोनों से क्या कंक्लूड होता है, यहां से अपन बोल सकते हैं m/n इज इक्वल टू r/s। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आ गया m/n इज इक्वल टू r/s। दैट मींस कि m/n comma r/s will also be an ordered pair which is present in relation S। तो अपन कह सकते हैं रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। ये वाला अच्छा था, इसमें हमारे पास सिमेट्री में दिक्कत होती थी, किसकी वजह से, जीरो वाले पॉइंट की वजह से। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 11 इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसको अलग से फिर से आपको डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 13th क्वेश्चन अभी आप कर नहीं सकते हो क्योंकि ये मैट्रिक्स से रिलेटेड है, आपको उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 वैसे हमने ये अच्छा क्वेश्चन था, हमने ऑलरेडी इसको लेक्चर 4 में अपने इंक्लूड कर रखा है। अगर किसी को डाउट है तो वो एक बार को नोट्स वहां पे देख लें। क्वेश्चन नंबर 15, अब ये क्या है, यहां पे कहा गया है कि वेन डायग्राम्स हमारे पास जाना पड़ेगा, वेन डायग्राम्स के थ्रू, और कहा जा रहा है कि इक्विवेलेंट क्या है दोनों LHS और RHS। तो हम पहले वेन डायग्राम के थ्रू रीजंस मार्क कर लेते हैं कि कौन कौन से रीजंस को लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन से रीजंस RHS से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो इसको मैंने बोल दिया ABC, यहां पे देखिए 1 2 3, इसको बोल दिया 4 5 6, यहां पे 7 रहा और यहां पे आता क्या है 8।
अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पहले स्टेटमेंट की अगर देखें तो यहां पे है A इंटरसेक्शन B, और उसका फाइनली हमें यूनियन करना है किसके साथ, C के साथ, और फिर हमें उसका कॉम्प्लीमेंट लगाना है। पहले तो इतना स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। तो A इंटरसेक्शन B में देखिए क्या क्या आएगा। A इंटरसेक्शन B में हमारे पास आ गया 4 और 7, और 4 और 7 का मुझे C के साथ यूनियन लेना है। तो मेरे पास क्या आ गया 3 4 5 6 7 कह सकता हूं मैं। इसका कॉम्प्लीमेंट जब लोगे तो मेरे पास आएगा इफेक्टिवली 1 2 और 8। ये मेरे पास आ गए रिजल्ट्स। अब इसके साथ इसका क्या करना था, एक इनके साथ B कॉम्प्लीमेंट और यूज करना था। तो B कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास क्या है 1 5 3 8, ठीक है, ये मेरा B कॉम्प्लीमेंट हो गया। इन दोनों का मुझे क्या करना था, इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन लेना था। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन जब आप लोगे तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या आएगा, मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों के इंटरसेक्शन से 8 आने वाला है। और फाइनली हमें क्या करना है, उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो बचेगा क्या 1 2 3 4 5 6 7, ये यहां से आ गया। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में B इंटरसेक्शन C है। B इंटरसेक्शन C में तो सिर्फ ये हमारे पास 6 और 7 आना चाहिए था। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। LHS हमारा ये रीजंस थे, और RHS में हमारे पास B इंटरसेक्शन C में सिर्फ 6 और 7 था। सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में हमारे पास क्या क्या है। सेकेंड स्टेटमेंट में मेरे लिए कहा जा रहा है कि A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो A कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास क्या था 2 6 3 8, ठीक है, और B मतलब A कॉम्प्लीमेंट विच इज 2 6 2 3 6 8। B कॉम्प्लीमेंट की बात करें, B कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास क्या था 1 5 3 8। मुझे क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट से मेरे पास रिजल्ट क्या आएंगे, इससे मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 3 और 8। ये बात ठीक थी। अब इसका मुझे क्या करना है, फिर से इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, A यूनियन B यूनियन C डैश के साथ। इसमें क्या क्या आएगा 1 2 4 5 6 7, ठीक है, A यूनियन B में 1 2 4 5 6 7, और C कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास क्या क्या चीजें आ गई 1 4 2 8। तो 1 4 2 तो पहले से है, 8 और इंक्लूड कर देता हूं, तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है, A यूनियन B यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। और इसका मुझे क्या करना था, इसके साथ इंटरसेक्शन लेना था। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या दिख रहा है, सिर्फ 8 आएगा ना इन दोनों के इंटरसेक्शन से, ठीक है। और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, यहां पे RHS की बात करते हैं। RHS में हमारे पास क्या है A यूनियन B यूनियन C। तो A यूनियन B यूनियन C कैसे भी ब्रैकेट्स लगा दो भाई, 1 से 7 तक के तो सारे एलिमेंट्स कवर करेगा ही ना। A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट हमें RHS में निकालना था। इसने दिया 1 2 3 अप टू 7, और उसके लग गया कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब ये कितना हो गया 8 के बराबर हो गया। इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है, और ऑप्शन 2 यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा।